नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज हम हृदय रोग का अध्ययन करेंगे। हृदय रोग संपन्न, समृद्ध और विकसित राष्ट्रों का मुख्य समस्यात्मक रोग है और यह रोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और अन्य विकसित देशों में अधिकांशतः ये रोग कई रूप में देखा जाता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस आदि। अविकसित और विकासशील देशों में इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या कम है। आज की क्लास में हम कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो कि हृदय रोग से संबंधित है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि हार्ट डिजीज़ क्या होती है, कौन कौन से हृदय रोग देखे जाते हैं, क्या क्या इसके साइंस और सिम्टम्स हैं, यानी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन लोग हृदय रोग से सफ़र करते हैं, इसके लक्षण और संकेत क्या क्या हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है और हम कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि यह रोग हो ही नहीं। साथ ही हम यह भी अध्ययन करेंगे कि किस तरह से डाइट के द्वारा यानी उपचारात्मक आहार के द्वारा हम इस रोग को से बच भी सकते हैं और इसका उपचार भी कर सकते हैं। डिटेल्स में जाने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ हार्ट डिजीज़, हृदय रोग क्या है। रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में जब वसा और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जमा हो जाते हैं तो उनका ल्यूमन सिकुड़ जाता है और हार्ट तक ब्लड की सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। इसी को हम हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। इसमें कार्डियोवैस्कुलर में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर हम इसका मीनिंग समझें तो कार्डिया का मतलब होता है हार्ट यानी कि हृदय, और वैस्कुलर का मतलब होता है वाहिनियाँ, जिनमें बेसिकली वेन्स और आर्टरीज आती हैं। तो इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर की हार्ट की जो नलिकाएं हैं उनके अंदर क्लॉट्स जम जाते हैं और वो पतली हो जाती हैं। कई बार उनके अंदर ब्लड का क्लॉट जमा हो जाता है जिससे कि हृदय को रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती, और जब रक्त की सप्लाई नहीं होगी हृदय को तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी। और आपको मालूम है हमारे बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई ज़रूरी है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो हार्ट के सेल्स मर जाते हैं, या हम ये कहते हैं कि हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, या फिर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो गई है। हार्ट डिजीज़ की या एथेरोस्क्लेरोसिस की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसायुक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगते हैं। धमनियों की आंतरिक सतह पर पीले रंग के ये वसायुक्त पदार्थ और कोलेस्ट्रॉल संयोजक ऊतकों में जाकर जमा हो जाते हैं। दूसरी अवस्था में धमनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेशे जैसे बन जाते हैं और इनमें वसीय अम्ल, लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, जटिल कार्बोहाइड्रेट और रेशे उपस्थित रहते हैं। इन पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इनके कारण रक्त वाहिनियों का ल्यूमन संकरा और पतला हो जाता है, और इसके कारण रक्त को बहने के लिए जगह कम मिल पाती है, और इसका रिजल्ट यह होता है कि रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तीसरी अवस्था में धमनियों में जमे हुए वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च आदि पदार्थ कुछ नरम और कोमल हो जाते हैं। धमनी में घाव हो जाते हैं और इसके कारण धमनियों की आकृति बिगड़ जाती है। धीरे धीरे घाव के नीचे के भाग के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है, कभी कभी वहाँ से रक्तस्राव भी होने लगता है, और जब यह रक्त का धब्बा अधिक बड़ा हो जाता है तो यह
आर्टरीज के अंदर जाकर के और जमा हो जाता है और ल्यूमन को पूरी तरह से ढक लेता है। तब रक्त प्रवाह नहीं हो पाता और परिणामतः हृदय की गति रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब हम यह जान लेते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस के क्या क्या कारण हैं, या हम यूँ कहें कि कौन लोग इसके रिस्क फैक्टर्स, कब हम इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या हैं। बच्चों, मुख्यतः अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन, अधिक संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन लेना, आरामदायक जीवन और मानसिक तनाव और चिंता, ये 4 प्रमुख कारण हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के या हार्ट डिजीज़ होने के या हृदय के रोग होने के। फिर भी अगर हम इसको डिटेल में अगर हम इसका स्टडी करें तो वंशानुगत या हेरिडिटरी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, और अगर यह रोग वंशानुगत है तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह हस्तांतरित होता रहता है। अगर माता और पिता दोनों ही इस रोग से पीड़ित हैं तो उनके बालकों में यह रोग होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो ब्लड ग्रुप AB के लोग हृदय रोग से अधिक पीड़ित होते हैं। एज या आयु यह 40 वर्ष के बाद अधिकतर देखा जाता है, लेकिन आजकल बालकों में और किशोरों में भी यह रोग देखा जा रहा है। अगर हम आहार की बात करें तो उच्च रक्तचाप या एथेरोस्क्लेरोसिस अधिक वसायुक्त आहार का सेवन करने से होता है, जिसमें बेसिकली घी, मक्खन, डालडा इनका उपयोग यदि किया जाता है तो इसकी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लाइपोप्रोटीन, शरीर में वसा का परिवहन लाइपोप्रोटीन्स के द्वारा होता है और लाइपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं और इनकी अधिकता भी हृदय रोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोलेस्ट्रॉल प्राणिज भोज्य पदार्थों जैसे कि घी, मक्खन, मांस, मछली, अंडा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और इनके सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। 8वां फैक्टर होता है कार्बोहाइड्रेट या वसा। जब व्यक्ति अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ग्रहण करता है तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करने लगती है, किंतु जब अधिक जितनी चाहिए या जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ग्लूकोज अगर बॉडी में आने लगे तो यह वसा में परिवर्तित होने लग जाता है और वसा का निर्माण होता है और यही वसा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाकर के और रक्तवाहिनियों में जम जाती है। कुछ अंतःस्रावी हार्मोन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर्टिकुलरली विमेन के अंदर जब रजनोवृत्ति या मीनोपॉज हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके अंदर हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि सिगरेट पीने से हृदय को कम मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है और साथ ही रक्त की लाइपोप्रोटीन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। मानसिक तनाव या मेंटल टेंशन, शोधों से यह पता चला है कि जो लोग अधिक चिंता, तनाव, भय और उद्वेग और मानसिक संवेगात्मक परेशानियों में घिरे रहते हैं उनके अंदर यह रोग अधिक देखा जाता है। शराब का सेवन जो लोग करते हैं उनके अंदर शराब से कुल कैलोरीज की मात्रा में वृद्धि होती है और इसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल का जमाव अधिक होने लगता है। इसके अलावा डायबिटीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके अंदर इसके होने की संभावना अधिक होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कम शारीरिक कार्य करना, खनिज लवण, हृदय के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सोडियम और फास्फोरस अत्यावश्यक है।
फास्फोरस की कमी से ग्लूकोज का उपयोग हृदय के द्वारा नहीं किया जाता और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा में वृद्धि देखी जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स के सेवन से, जैसे कि इंसुलिन के इंजेक्शन अधिक मात्रा में लेने से कोलेस्ट्रॉल, या फिर कुछ इस तरह की दवाइयाँ जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, उनके कारण भी यह रोग अधिक देखा जाता है। और अन्य रोग, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो, मधुमेह, गठिया या गाउट, मोटापा, उच्च रक्तचाप यदि है, इसके अलावा गुर्दे की बीमारी या यकृत की बीमारी है, तो उस कंडीशन के अंदर भी वह व्यक्ति रिस्क फैक्टर में आता है। तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर्स और साथ ही कॉजेटिव फैक्टर्स की क्या क्या कारण हैं जिससे कि हृदय रोग हो जाता है। हार्ट डिजीज़ होने पर इसका डायग्नोसिस लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके लिए क्रिएटिन काइनेज, मायोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक किए जाते हैं और ईसीजी के द्वारा ग्राफिक रिकॉर्डिंग की जाती है और एक्सरसाइज करवा कर के भी ईसीजी या स्ट्रेस टेस्ट चेक किया जाता है, जिससे कि मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अगर हम इसका उपचार देखें तो इसके उपचार के मुख्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं। एक तो ये कि शारीरिक व्यायाम किया जाए, सुबह उठ कर के योगा या फिर साइकिल चलाना, सुबह शाम खुली हवा में टहलना, तैरना, बैडमिंटन खेलना इत्यादि किया जा सकता है। दूसरा, मानसिक तनाव, चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। तीसरा, नियमित समय पर दवाइयों का सेवन करना चाहिए। चौथा, सिगरेट पीना बिल्कुल वर्जित है। पांचवा, वजन सामान्य बनाए रखना चाहिए। छठा, शराब बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। सातवां, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना। और आठवां, रक्त नलिकाओं में रक्त जमने से रोकना। तो ये हैं हार्ट डिजीज़ के उपचार के सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि हम आहार से किस प्रकार से इसका उपचार कर सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग का उपचार परोक्ष रूप से आहार में सुधार करके कुछ हद तक उसे नियंत्रित किया जा सकता है और इसके लिए कुछ उपचार किए जाने चाहिए। जैसे कि प्रोटीन, सबसे पहले हम रोगी जो भी व्यक्ति है उसकी एज, सेक्स, शारीरिक वजन, क्रियाशीलता के अनुसार उसे पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। यानी 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। दूसरा, कैलोरीज। व्यक्ति की लिंग, कार्यशीलता, आयु, शारीरिक वजन के अनुसार कैलोरीज की पूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसके आहार के अंदर 20% तक कैलोरीज कम कर देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट। आहार में सुक्रोज की अधिकता एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाती है और इसीलिए इसकी मात्रा को कम करना आवश्यक है। मिठाइयाँ, आइसक्रीम, गन्ने का रस, शरबत, शक्कर आदि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यदि हम वसा को देखें तो शरीर की कुल आवश्यक ऊर्जा का 20 से 25% कैलोरीज वसा से प्राप्त होनी चाहिए। आहार में मुख्यतः वनस्पति तेलों से वसा की प्राप्ति की जानी चाहिए। इसमें आवश्यक वसीय अम्लों की अधिकता होनी चाहिए जो रक्त सीरम में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटा देती है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल ये उत्तम रहता है। लेकिन घी, मक्खन और प्राणिज स्रोतों से प्राप्त वसा का उपयोग कम से कम करना चाहिए। आहार में कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन भी कम से कम किया जाना चाहिए, जैसे कि घी, अंडा, मांस, मछली, मक्खन आदि। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो सभी विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा आहार में होनी चाहिए। विटामिन सी और निकोटिनिक अम्ल की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। खनिज लवण।
सभी खनिज लवण को पर्याप्त मात्रा में रोगी को आहार में देना चाहिए और विशेष रूप से कुछ भोज्य पदार्थ हृदय रोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बथुआ, पपीता, जई की भूसी, शहद, खरबूजे के बीज, अल्फ़ाल्फ़ा, पुदीने वाली चाय, अनानास, खीरा, अंगूर और अन्य फल। लहसुन और प्याज के प्रयोग से देखा जाता है कि रक्त नलिकाओं का प्रसार होता है और यह उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए भी फायदेमंद है। तो ये था एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज़ के बारे में। आशा है आज की क्लास आपको समझ भी आई होगी और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।